पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है हमारा, व्हाई डज ए पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट अ नेगेटिव चार्ज। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्यों नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट क्यों करता है। तो इसका मतलब ये होता है, इसका जो आंसर है, इट इज़ अ टेंडेंसी टू एवरी बॉडी टू हैव मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हर एक वस्तु में क्या होता है, मिनिमम पोटेंशियल बनाने की टेंडेंसी होती है। मिनिमम मतलब वो मिनिमम जीरो तक ही पाने की कोशिश करता रहता है हमेशा। ठीक है, तो इसीलिए जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज किसी भी जगह वो क्या होता है, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। जबकि नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हो आप कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर टू हैव मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। फाइनली कंक्लूजन ये निकल के आया हमारा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्यों अट्रैक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि टू हैव मिनिमम पोटेंशियल। ठीक है, मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की टेंडेंसी के लिए ही क्या करते हैं, दोनों अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अ वायर इज कैरिंग करंट इट इज चार्ज्ड। इसका मतलब ये है कि एक वायर जिसमें कि करंट फ्लो हो रही है, क्या इसका मतलब वो चार्ज्ड है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है नो। इसका क्या आंसर है, नो। इसका मतलब ये है कि जो वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो चार्ज नहीं है। तो इसका पूरा आंसर क्या हो सकता है, क्यों नहीं है ऐसा। द करेंट इन अ वायर इज ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो करंट होती है फ्लो किसी भी वायर में, वो किसके द्वारा होती है, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ वायर में, तो इसी पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी और एनपी, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो जब वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो गए तो प्लस और माइनस क्या होता है, दोनों का अपोजिट चार्ज होता है। और जब दोनों का अपोजिट चार्ज होता है तो क्या होते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। तो चार्ज वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। ठीक है, मीन्स नेट चार्ज इस किसी भी वायर में क्या होता है, जीरो होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज ए रजिस्टर, व्हाट इज इट्स फंक्शन। रजिस्टर क्या है और इसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो द कंपोनेंट हुज फंक्शन इन अ सर्किट इज टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर। ठीक है, कि कोई ऐसा कंपोनेंट जो कि क्या करे, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, एक क्या करे, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस एक प्रतिरोधकता लेके आए किसी भी वायर में, ठीक है, किसी भी वायर में, उसे बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है, इसका जो फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है लिमिट द करंट। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, डिवाइड द वोल्टेज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इन सर्टन केसेस जनरेट हीट, किसी किसी केस में क्या करता है, हीट जनरेट करता है। मीन्स तीन फंक्शन होते हैं, पहला करंट को लिमिट करना, दूसरा डिवाइड वोल्टेज को डिवाइड करना, और किसी किसी जगह क्या करता है, ये हीट भी डिसिपिएट करता है या जनरेट करता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस दिया गया है ये 3 पॉइंट में दिया गया है। तो पहला पॉइंट ये है, द नेम ईएमएफ एट फर्स्ट साइट इम्प्लाइज दैट इट इज़ अ फोर्स दैट कॉजेज करंट टू फ्लो। ठीक है, ईएमएफ नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये करंट के फ्लो को कॉज करता है। बट दिस इज़ नॉट करेक्ट, लेकिन ये पूरा करेक्ट नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट ए फोर्स, ये एक फोर्स नहीं है। इन बट एनर्जी सप्लाई टू चार्ज बाय द सम एक्टिव डिवाइस सच एज बैटरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक फोर्स नहीं है बल्कि क्या है, एक तरीके की एनर्जी है। ठीक है, और जो कि किसी एक्टिव डिवाइस के द्वारा ये चार्ज किया जाता है, जैसे कि बैटरी के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट है, ईएमएफ मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज द करंट टू फ्लो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होती है, और ईएमएफ क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो इसका तीसरा पॉइंट होगा, ठीक है, वो क्या है आपका तीसरा पॉइंट, व्हेन वी से दैट ईएमएफ ऑफ अ डिवाइस। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि 2 वोल्ट है किसी सेल का ईएमएफ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये डिवाइस क्या करती है, 2 जूल्स को सप्लाई करती है ईच कूलाम ऑफ चार्ज पे। मीन्स 2 वोल्ट का मतलब होता है 1 कूलाम चार्ज पे 2 जूल की एनर्जी सप्लाई करती है। ठीक है, व्हेन वी से दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
दो पॉइंट के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लें, 2 वोल्ट है, तो इसका क्या मतलब होता है कि दैट ईच कूलाम इज चार्ज विल गिव एन एनर्जी ऑफ 2 जूल इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ये बात समझ में आ गई होगी कि मूव करने के लिए जो कूलाम ऑफ चार्ज होता है वो क्या होता है, 2 जूल होता है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इज अ बोल्ट ऑफ यूनिट, जो बोल्ट है क्या एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, यस है। ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेज है वो एनर्जी ही है, तो बोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। इट इज़ बिकॉज ऑफ वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि ये वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी यूनिट है। तो इस फॉर्मूले को हमने डिस्कस भी कर रखा है कि V बराबर W/Q या फिर W बराबर V/Q। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ पे लिखा है देयर फॉर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलाम, नाउ जूल्स पर कूलाम इज नेम्ड एज वोल्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, लेंथ इक्वल है, 1 ऑफ कॉपर, एक तो कॉपर है और दूसरा क्या है, मैग्नीन है। मैग्नीन के बारे में हमने वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि इसका क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका 0 होता है, जबकि कॉपर का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे अगर हम रजिस्टिविटी की बात कर लें, तो जो कॉपर की रजिस्टिविटी होती है, रो एल अपान ए होता है ना रजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये रजिस्टेंस लिखा गया और ये रो एम और एल अपान ए एम की बात की गई है। जब यहाँ से हम देखेंगे इसको, तो एल एल मान लो लेंथ तो सेम है, तो लेंथ लेंथ कट गया। ठीक है, तो रजिस्टिविटी एक साइड कर लो और एरिया को आप एक साइड कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद एक कंक्लूजन आपका निकल के आ जाएगा, सिंस द रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लेस देन द रजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन। ये बात ध्यान रखना है, ये खुद से ही सोचना है आपको, क्योंकि मैग्नीन जो है एक तरीके से नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कॉपर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैग्नीन वायर AM विल बी मोर देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर। ठीक है, हेंस मैग्नीन वायर विल बी थिकर। ये बात आपको समझ के रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई आर एलॉयज कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन यूज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कॉन्स्टेंटन है, मैग्नीन है, ये दो के दोनों क्या हैं, 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है इट इज बिकॉज दीज एलाइज है हाई रजिस्टिविटी। इनकी रजिस्टिविटी क्या होती है, इनकी रजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इनका जो स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, स्मॉल का मतलब यहाँ पे कहीं कहीं आपको ये 0 भी लिखा मिल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप। वाइज कार्बन रजिस्टर गिवन अ कलर कोड, कलर कोड कार्बन रजिस्टर में ही क्यों दिया जाता है, तो इसका आंसर है क्या, फिजिकल साइज ऑफ कार्बन रजिस्टर इज वेरी स्मॉल, देयर फोर इट इज़ वन कन्वीनियंट टू यूज कलर कोड इंडिकेटिंग द रजिस्टर्स वैल्यू। ठीक है, तो कलर कोड के द्वारा इसकी रजिस्टेंस वैल्यू को दिखाया जाता है। देन टू इम्प्रिंट द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू के इम्प्रिंट करने की जगह क्या किया जाता है, इन पे कलर कोडिंग कर दी जाती है। तो फाइनली क्या आंसर निकल के आ रहा है, क्योंकि इनके जो फिजिकल साइज ऑफ कार्बन रजिस्टर होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, कि कार्बन में कलर कोडिंग क्यों की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्बन रजिस्टर्स की जो साइज़ होती है वो क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, इसलिए वहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन लिखना पॉसिबल है, अगर लिख भी दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बारीक दिखेगा वो। ठीक है, इसी के लिए वहाँ पे कलर कोड कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वी नो दैट लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वाई इज नो करंट इस्टेब्लिश इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो उसमें क्यों करंट फ्लो नहीं करती है, जबकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल है रैंडम मोशन, वहाँ पे उनका एक कोई पर्टिकुलर मोशन नहीं होता है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, हपारजेटली। ठीक है, वो अब किधर भी घूम सकते हैं, मीन्स रैंडमली किधर कोई ऊपर जा रहा है, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है ना,
तो ड्यूरिंग द मोशन के दौरान की अगर हम बात करें, दे कोलाइड विथ पॉजिटिव आयंस, ठीक है, मोशन के दौरान ये पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड कर जाते हैं ऑफ द मेटल अगेन एंड अगेन, ये बार बार करते हैं। एंड आफ्टर ईच कोलिजन दियर डायरेक्शन चेंजेज, मतलब टकराने के बाद ये क्या करते हैं, अपनी अपनी डायरेक्शन बदलते रहते हैं, मतलब एक तरीके से ब्राउनी गति, ठीक है, ब्राउनी मोशन के बारे में आप फिजिक्स में सुने होंगे, तो वही करते हैं ये, ठीक है। द रिजल्ट इज दैट द नेट मोशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज जीरो, ठीक है, क्योंकि जब ये बार बार घूमते रहेंगे तो इनका जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, मोशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाउ एवर व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जैसे ही इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है, एक किसी एक डायरेक्शन में चले जाते हैं। मीन्स पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई 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 आपस में टकरा के फिर एक इधर चला जा रहा है, एक इधर चला जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ही इनका जो नेट वेलोसिटी होगी, जो नेट एक तरीके से मोशन होगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जाना चालू हो जाएंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड द फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड किस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये जाने लगेंगे विथ अ स्मॉल वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, वी डी की वैल्यू आपको लिखाई गई थी, कितनी थी, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। वो डेटा भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, इज ओम्स लॉ ट्रू फॉर ऑल कंडक्टर, क्या ओम्स लॉ जो होता है वो सारे कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, तो इसका करेक्ट आंसर है नो, इट इज़ ट्रू ओनली फॉर मेटेलिक कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकली कंडीशंस डू नॉट चेंज, मतलब ऐसे मेटेलिक कंडक्टर के ऊपर है जिनकी फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं होती हैं, जैसे इनकी लेंथ है हमेशा ही उतनी ही लेंथ रहे, ठीक है, तो लेंथ हो गया, टेम्परेचर का इफेक्ट भी अगर आता है तो ओम्स लॉ अनफॉलो हो जाता है, तो मीन्स फिजिकल कंडीशंस जिनकी चेंज ना हो, सिर्फ उन्हीं मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए ये वैलिड होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। डज फॉर्मूला V बराबर आई आर डिफाइंस ओम लॉ, क्या ये जो वी ओम लॉ का आप नाम लेते हो सीधा V इज इक्वल टू आई आर याद रहता है, ठीक है, तो क्या ये V इज इक्वल टू आई आर जो है वो डिफाइन कर देता है ओम लॉ को, बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये केवल और केवल रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है एंड कैन बी अप्लाई टू एनी कंडक्टिंग डिवाइस, ठीक है, ये फॉर्मूला किसी भी कंडक्टिंग डिवाइस पे अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे ओम्स लॉ लागू होता भी नहीं है वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाता है। तो द एसेंस ऑफ ओम्स लॉ इज दैट द ग्राफ बिटवीन बी एंड आई लीनियर, ठीक है, ओम्स लॉ वहीं पे लगता है जहाँ पे बी और आई का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, लीनियर होता है, ठीक है, जबकि जो V इज इक्वल टू आई आर है वहाँ भी लग जाता है जहाँ पे ओम्स लॉ वो भी नहीं करता है, तो ध्यान रखिएगा, V इज इक्वल टू आई आर का मतलब नहीं होता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से निकला है ये वी आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, कैन वी वेरीफाई ओम्स लॉ यूजिंग फिलामेंट लैम्प, क्या हम फिलामेंट लैम्प को डिफाइन करके हम ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसका भी आंसर है नो, ठीक है, क्यों, एज द वोल्टेज अक्रॉस द लैम्प वेरीड, जैसे कि लैम्प का जो वोल्टेज है अगर हम वेरी कराते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट भी क्या होगा, चेंज होगा, जो फिलामेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो भी कम ज़्यादा होगा। दिस इन टर्न चेंजेस द रजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, जिसकी वजह से फिलामेंट का जो होगा रजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, बदलता जाएगा, चेंज होता जाएगा। द एसेंस ऑफ ओम्स लॉ इज दैट रिलेशन बिटवीन V एंड I इज लीनियर इफ़ R इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है V और I का लीनियर ग्राफ होता है, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से, ठीक है, इसका ग्राफ में क्या होगा, परिवर्तन होगा, कभी ये बढ़ेगा कभी कम होगा, तो वहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, वाई डू कंडक्टर्स है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के साथ में उनका रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के साथ में क्यों बढ़ता है, उसका क्या रीज़न है, तो इसका जो करेक्ट रीज़न है, इट कॉजेज द मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट मोर रैपिडली, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, दस इम्पेडिंग द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्रू द सब्सटेंसेस, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है वो भी फास्ट हो जाता है। इट में ब्रेक सम बॉन्ड्स, ये कुछ बॉन्ड को भी तोड़ देते हैं, रिलीजिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज करने के साथ। विथ अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर अगर बढ़ाया जाए, मीन्स कंडक्टर का जो टेम्परेचर है तापमान वो बढ़ा दिया जाए, कंडक्टर क्या होता है, मेटल्स होते हैं, तो देयर इज
नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी नहीं। एंड सोल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज, और फाइनली क्या इफेक्ट आएगा टेम्परेचर राइज का, कि टेम्परेचर राइज होने से रेजिस्टेंस का बढ़ जाना। इंक्रीज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या हो जाती है वहाँ पे बढ़ जाती है। हेंस कंडक्टर है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, फाइनली आपको पता चल गया होगा कि क्यों है टेम्परेचर का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। दी रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वाई डू इंसुलेटर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलेटर के पास में नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट क्यों होता है, उसका क्या आंसर है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इंसुलेटर में, वहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा मतलब इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे उससे पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, और ऑफन दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मोर देन ऑफसेट द इंटरफेरेंस, मतलब पहले की अपेक्षा आपकी बार क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। और इनका ड्रिफ्ट मूवमेंट कॉज्ड बाय द इंक्रीज मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। ठीक है, हेंस रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर क्या होगा, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। दैट इज फाइनली आप क्या लिख सकते हो कि इंसुलेटर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। वाई डू सम हाई रेजिस्टेंस एलाय, जैसे जिनके पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, यूरेका या मैग्नीन एक्सेट्रा की बात कर लें, कॉन्स्टेंटन, यूरेका, मैग्नीन, इन सब की, तो है ऑलमोस्ट जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, क्यों। ठीक है, तो इन केस ऑफ हाई रजिस्टिविटी एलॉय द राइज ऑफ टेम्परेचर कॉजेज नेग्लेजिबल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में इनकी रेजिस्टेंस में कोई चेंज आता ही नहीं है, पहले की तरह होते हैं। तो दे हैव ऑलमोस्ट जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज़ बिकॉज ऑफ टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जो कि दो आपके पहले इफेक्ट पहले ही डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इतनी आज हमने क्या कर लिए, 15 क्वेश्चंस कर लिए, जिनके बेसिक क्वेश्चंस थे, रीजन टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स टाइप के क्वेश्चंस। तो आगे भी हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ टोटल 28 हमें क्वेश्चंस करने हैं। अगर ये 28 क्वेश्चंस कर लेते हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट में काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।